चलिए, हम लोग अभी आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और उस कड़ी में हम लोग अभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं। जब हम आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि इस चीज को हमको दो डायमेंशन में देखना है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे तो इसको हम दो भाग में बांट करके देखेंगे। पहला जो भाग होगा वह होगा संवैधानिक विकास, और जो दूसरा भाग होगा वह होगा या फिर विरोध या फिर संघर्ष। देखिए, अब इसको कैसे समझें। तो मैंने बताया था कि जब स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम जब प्रारंभ होता है, तो किसी मुद्दे को लेकर के सरकार से प्रतिरोध होता है, सरकार का विरोध किया जाता है। तो फिर क्या होता है कि उस मुद्दे पर सरकार कोई नया कानून लाती है, जिसको संवैधानिक विकास कहते हैं। भारत का कोई नया कानून लाई, तो अब उस कानून में कुछ बातें जो है वह अच्छी होंगी और कुछ बातें बुरी होंगी। तो फिर क्या होगा कि जो अच्छी बातें होंगी उसको भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, और जो बुरी बातें होंगी फिर उसके लिए फिर उसके लिए फिर से विरोध होगा। अब जब फिर से ये संघर्ष होगा, तो फिर इस संघर्ष के फलस्वरूप फिर नया कानून आएगा, फिर उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें होंगी। तो जो है अनवरत चलता रहेगा। 1947 नहीं हो जाता है। एक तरफ संघर्ष चलेगा, विकास होता रहेगा। संवैधानिक विकास जो है वह संघर्ष को जन्म देने का भी काम करेगा, और यह जो संघर्ष होगा, यही संघर्ष संवैधानिक विकास को जन्म देगा। संवैधानिक विकास से फिर से एक नए संघर्ष को जन्म देगा। तो हमको इसको इस आधार पर स्वतंत्रता संग्राम में इस आधार पर देखने का प्रयास किए। क्रम में हम लोगों ने, जब हम इस संवैधानिक विकास की बात करते हैं, 1858 का जो एक्ट है वहां तक शायद देख लिया था हम लोगों ने। 1858 का जो अधिनियम है वो नियम, अब हमको उससे आगे देखना है। इस संवैधानिक विकास क्या कुछ कैसे कैसे घटित हुआ, कौन सी घटनाएं घटित हुई। अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन सी संवैधानिक घटनाएं कब कब घटी, कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो उसी क्रम में जो सबसे पहले बात आती है वह होती है महारानी की घोषणा। वह जो बात है वह है महारानी की घोषणा। यह घोषणा होती है नवंबर 1858 में। यह जो घोषणा होती है, यह घोषणा होती है नवंबर 1818 में। अब इस घोषणा में क्या कहा गया। इस घोषणा में बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो भारतीय प्रशासन के संदर्भ, यह जो घोषणा था उसमें जो बातें भारतीय शासन के संदर्भ में थी, मुख्य बातें क्या क्या थी हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे प्रमुख बात थी वह था कि अब भारत में साम्राज्य किया जाएगा। अब भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं की, मतलब कि अभी तक जो अंग्रेज देसी रियासतों को जीतते जा रहे थे, उनको अपने अधीन मिलाते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और इस कार्य पर अंकुश लग जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो इसकी दूसरी घोषणा थी वह था
को गोद लेने का अधिकार पुनः अर्थात जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को त्याग दिया गया, उसकी तिलांजलि। चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ही कहा गया था कि बिना ब्रिटिश अनुमति के कोई दत्तक पुत्र नहीं रख सकता है, हुआ तो उसका जो साम्राज्य है, उसका जो राज्य है, वह ब्रिटिश जाएगा। इसी के आधार पर तो लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, इसी के आधार पर बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी थी 1857 की। डॉक्टर ऑफ लेफ्ट को तिलांजलि दे दी गई और भारतीय गोद लेने का अधिकार बहाल कर दिया गया। उस कहा गया भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नहीं होगा। अभी तक जो भारतीय प्रजा के साथ था वह कहा गया कि अब भारतीय प्रजा भेदभाव नहीं होगा। हालांकि यह जो बात है पत्र में अच्छी लगती है, हकीकत में इसका पालन भी नहीं किया गया। 1947 तक भेदभाव, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगे उसके लिए कि भारतीय प्रजा के साथ अब भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि हकीकत में नहीं हुआ, धरातल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया कि भारतीय प्रजा के साथ अब कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी महारानी की घोषणा पत्र में, जो कि भारतीय प्रशासन के संदर्भ में था। और यह जो घोषणा है, इस घोषणा को जारी करने वाला वायसराय था लॉर्ड जी, 56 से लेकर कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का, और 1858 नवंबर में यह जाती है। करने वाला जो अधिकारी है वह तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, और इसने इस घोषणा को या फिर समझे तो प्रयागराज में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में जारी की गई थी, इसीलिए इसको इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहते हैं। इसी घोषणा को, महारानी की जो घोषणा है, इसी को इलाहाबाद भी कहा जाता है, कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जारी किया गया। और इसमें यही मुख्य 3 बातें थी जो भारतीय प्रशासन के संदर्भ में थी। अब इससे आगे बढ़े हम लोग, तो फिर आता है, जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए कि इस अधिनियम में क्या क्या था। अब क्या किया गया कि इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा, पिछला प्रावधान याद करिएगा तो गवर्नर जनरल का परिषद याद आ जाएगा। तो गवर्नर जनरल का जो परिषद है, इसमें एक और अस्थाई सदस्य शामिल कर दिया गया। इसमें एक और अस्थाई सदस्य शामिल कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल का परिषद का स्ट्रेंथ हो गया, वह कितना हो गया? +5। पहले 4 था एक गवर्नर जनरल, तो पहले 4+1 था या 1+4 था। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इसमें एक और अस्थाई सदस्य को जोड़ दिया गया, तो अब इसका जो स्ट्रेंथ है वह हो गया 1+5। पिछला अगर अधिनियम को याद है, पिछला संवैधानिक विकास याद है, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। और अगर नहीं याद है, फिर मेरा ये पढ़ाना, मेरा ये बोलना किसी काम का नहीं होगा। तो पिछली चीजों को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो इसमें दूसरा प्रावधान किया गया वह यह था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अठारह सौ इकसठ के अधिनियम ने, 1861 का जो परिषद अधिनियम था,
इस अधिनियम में वायसराय को कोई भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। यह 1861 का ही भारत परिषद अधिनियम है जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रणाली इसी के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रणाली या फिर मंत्रिमंडल सिस्टम का शुरुआत हुआ। इसी पोर्टफोलियो प्रणाली को ही मंत्रिमंडल सिस्टम भी कहते हैं या फिर इसी को कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं। यह जो आप आधुनिक मंत्रिमंडल देखते हैं या कैबिनेट सिस्टम देखते हैं उसी को पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल शुरुआत हुआ है तो वह 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है वहां से इसका प्रारंभ हुआ है। चूंकि यहाँ पर देखिए कि संख्या बढ़ा दी गई और अब जो है इनको अलग अलग काम सौंप दिया गया, और दूसरी बात कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। तो यह सब इसी बात का सूचक है कि अब जो है वह मंत्रिमंडल सिस्टम या फिर कैबिनेट सिस्टम या फिर पोर्टफोलियो प्रणाली जो है वह भारत के इतिहास में प्रारंभ हो गया। अब जो इसका अगला प्रावधान था वह यह था कि प्रांत को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अभी तक क्या था कि प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार छीन करके बंगाल को दे दिया गया था। तो अब इसको फिर से संशोधित कर दिया गया और प्रांतों को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। प्रांतों को पुनः कानून बनाने का अधिकार वापस कर दिया गया। वह 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। उसके बाद अतिरिक्त सदस्य के रूप में, यानी कि गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा उसमें अतिरिक्त सदस्य के रूप में मिनिमम 6 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि मनोनयन भी शुरुआत यहीं से हो गया, या फिर आप इसको चुनाव का भी प्रारंभ कह सकते हैं कि मिनिमम 6 या मैक्सिमम 12 सदस्य का मनोनयन करने का प्रावधान किया गया। वह 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। उसके बाद इस अधिनियम में ही पहली बार गैर सरकारी सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। पहली बार गैर सरकारी सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। और इसी प्रावधान के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य के रूप में सबसे पहले भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया। यही वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीय सदस्य जो है वह गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हुआ। तो यह 1861 का भारत परिषद अधिनियम था जिसने पहली बार भारतीयों को भी उस गवर्नर जनरल के परिषद के अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत होने का अवसर प्रदान किया, और भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में निर्वाचित मनोनीत भी हुए। तो इन प्रावधानों को याद रखिएगा क्योंकि यहां से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बीपीएससी पूछती है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछती है। अब
जो हम अगला कानून देखेंगे, जो अगला संवैधानिक विकास देखेंगे, वह होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम का आप लोग नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नाम से भी सवाल पूछ देता है। कभी आपको चार्टर एक्ट पूछ देगा, कभी रेगुलेटिंग एक्ट पूछ देगा, कभी भारत परिषद अधिनियम पूछ देगा, कभी भारत परिषद एक्ट पूछ देगा, कभी भारत सरकार अधिनियम पूछ देगा। तो शब्दों के हेरफेर पर ध्यान रखिएगा। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वह भारत परिषद अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, चूंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और कांग्रेस जो है अब लगातार कुछ संवैधानिक मामलों पर सरकार से विरोध कर रही है, सरकार से कुछ मांग कर रही है, तो सरकार जो है इन आंदोलनों के फलस्वरूप भारतीयों को कुछ अधिकार देने का मन बना रही थी। तो उसी मन बनाने के क्रम में 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार थे। पहला तो जो सदस्यों की संख्या थी उसको अब मिनिमम 10 कर दिया गया और मैक्सिमम 16 कर दिया गया। जो अतिरिक्त सदस्य की संख्या थी उसको मिनिमम 10 कर दिया गया, जो मिनिमम जो अभी 6 था, और जो मैक्सिमम 12 था उसको अब मैक्सिमम 16 कर दिया गया। और इस अधिनियम में यह सुझाव भी था कि इसमें से कम 40% जो लोग होने चाहिए वह अशासनिक होने चाहिए, यानी कि प्रशासन के बाहर के 40% लोग इस सदस्य में, इस कार्यकारिणी के सदस्य में होने चाहिए। ठीक है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था इस 1892 के अधिनियम का, भारत परिषद अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वह था कि इसमें निर्वाचन पद्धति की चर्चा थी। तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ जो है वह इस अधिनियम का सबसे प्रमुख बात था। हालांकि इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन विधानमंडल का जो अधिकारी के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, तो उनको जो है चारों प्रांत जो है, 4 प्रांत था उसमें ब्रिटिश का, ध्यान में होगा, ध्यान में होगा आप लोगों को, जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास, यह 3 तो सबको याद रहता है। चौथा बताइएगा कि चौथा कौन सा प्रांत था। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, यह मैंने बता दिया। चौथा आप लोग बताइएगा कि कौन सा चौथा प्रांत था। तो इन चारों प्रांतों के जो प्रांतीय विधान मंडल थे, तो वहां के गैर सरकारी सदस्य जो है और कलकत्ता के जो वाणिज्य मंडल के सदस्य थे वह निर्वाचित करते थे इन 5 व्यक्तियों को। यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में जो अतिरिक्त 5 सदस्य थे उनका जो निर्वाचन था या फिर उनका जो मनोनयन था, हालांकि इस एक्ट में मनोनयन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल इस एक्ट में नहीं किया गया है, लेकिन वह जो मनोनयन था वह मनोनयन निर्वाचन था। और उसका जो निर्वाचन या मनोनयन होता था वह जो 4 ब्रिटिश प्रांत थे वहां से और कलकत्ता का जो वाणिज्य मंडल था वहां से उन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। उसके बाद जो दूसरे 5 सदस्य थे, चूंकि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 सदस्य को
निर्वाचित करना है या मनोनीत करना है, तो 5 को हम लोगों ने कर लिया। और जो अगला 5 गैर सरकारी सदस्य होगा उसको गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। जो अगला 5 गैर सरकारी सदस्य होगा उसको गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा, और उसके बाद जो बचेगा, ये आपका मिनिमम जो है वह 10 संख्या पूरा हो गया इन दोनों से, 5 यहां से और 5 यहां से। अगर मैक्सिमम चुनना होगा तो यहीं पर संख्या बढ़ जाएगी और यही दोनों लोग मिलकर इस संख्या को पूरा कर लेंगे, जो मैक्सिमम नंबर है उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद जो प्रांतीय विधानमंडल था, चूंकि केंद्र में भी विधानमंडल और प्रांत में भी था, तो जो प्रांत में विधानमंडल था उसके जो सदस्य चुने जाते थे, तो वह नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और जो उस प्रांत का वाणिज्य मंडल होता था, तो वह मिलकर के उसका चुनाव करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम ने सबसे पहले निर्वाचन पद्धति को भारत में प्रारंभ किया। तो निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ होता है वह 1892 के अधिनियम से होता है। हालांकि इस अधिनियम में कहीं भी निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और यह जो निर्वाचित सदस्य होते थे इनको मनोनीत सदस्यों की ही संख्या दी गई है, लेकिन निर्वाचन पद्धति का जनक इसी एक्ट को कहा जाता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो यह था इस अधिनियम का मुख्य बात, जो कि महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब जो हमको तीसरा एक्ट देखना है, चूंकि अभी हम लोग 1919 के कालखंड में हैं और हम अभी रॉलेट सत्याग्रह देख रहे हैं। हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बात कर ली थी कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग बनाया और उसका रिपोर्ट क्या था, फिर किस तरह से कांग्रेस ने अपना मालवीय आयोग बनाया, उसके सदस्य कौन कौन थे और उसने क्या क्या अपना सुझाव दिया, सरकार ने सुझाव नहीं माना, तो फिर उसके बाद जो अगला आंदोलन होगा, जो खिलाफत आंदोलन होगा, जो असहयोग आंदोलन होगा, तो हम लोग अभी उस पर चर्चा करेंगे। कभी हम लोग वहां पर हैं स्वतंत्रता संग्राम के मामले में, संघर्ष के मामले में, लेकिन अब हमको संवैधानिक विकास को भी उसके साथ साथ देखते चलना है। तो अब हम लोग संवैधानिक विकास के मामले में बात करेंगे भारत परिषद एक्ट 1919। 1892 के बाद जो एक्ट आता है वह है भारत परिषद एक्ट 1909। इसी भारत परिषद एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अब इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? यह जो मार्ले थे, यह मार्ले उस समय के भारत सचिव थे। और भारत सचिव क्या है तो याद करिए 1858 का एक्ट या उससे पहले का एक्ट। और यह जो मिंटो थे यह तत्कालीन वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे और मार्ले जो थे वह तत्कालीन भारत सचिव थे। तो इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का जो लक्ष्य था, इस अधिनियम को लाने का जो उद्देश्य था वह यह था कि 1892 का जो एक्ट था उसमें जो दोष था उसको दूर करना। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के दोष को दूर करने के लिए 1909 का भारत परिषद एक्ट या फिर मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। इसके साथ साथ जो भारतीय राजनीति में अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो भारतीय राजनीति में बृहद पैमाने पर फैल रहा है,
तो उस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना भी इस एक्ट का उद्देश्य था। तो 1892 के दोष को दूर करना और दूसरा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से निपटना, यह इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य था। अब क्या हो रहा है कि यह 1909 का कालखंड है। अब जरा सा आप इतिहास में थोड़े दूसरे डायमेंशन से देखिए कि 1909 का जो काल है वह भारतीय राजनीति में किस तरह के उथल पुथल का काल है। कांग्रेस का विभाजन हो चुका होता है सूरत में, सूरत फूट कांग्रेस में हो चुका होता है, मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका होता है। उसके साथ साथ जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, जो उग्रवादी घटनाएं हैं, वह भारत के राजनीति के पटल पर चल रही होती है। तो कांग्रेस में एक तरफ नरमपंथी, दूसरे तरफ गरमपंथी, तीसरा मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग का यह जो काल है यह पूरी तरह से सांप्रदायिक काल है। मुस्लिम लीग जो है वह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करता है। इसी समय मुस्लिम लीग को अपने लिए पृथक निर्वाचन मंडल भी चाहिए, याद करिए। वह मुस्लिमों का एकमात्र हितैषी संस्था बन के अपने आप को दिखा रहा है। वह खुद को मुस्लिमों का एकमात्र हितैषी साबित करने का प्रयास कर रहा है। और दूसरी तरफ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है वह भारत की राजनीति पर अपना असर दिखा रहा है। भारत में जहां तहां गोली और बम की बातें हो रही है। तो 1909 का जो कालखंड है वह यह उथल पुथल का कालखंड है। इतने सारे उथल पुथल भारतीय राजनीति में मचे हुए। तो अब इन उथल पुथलों को शांत करने के लिए कुछ तो करना होगा। और आपको याद होगा कि जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है, इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, तो 1905 में ही आपको ब्रिटिशों का वह बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी 2 बीवियां हैं, दूसरी मुस्लिम है, जिसमें एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम है, और जो दूसरी बीवी है वह मेरी चहेती है। कहने का मतलब कि वह 1905 से ही भारत के राजनीति में सांप्रदायिकता के रंग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसा चाह रहे हैं कि भारतीयों में जो अभी एकजुटता है वह समाप्त हो जाए। अगर भारतीयों की एकजुटता समाप्त हो जाएगी, अगर सांप्रदायिक सौहार्द समाप्त हो जाएगा, तो भारत पर शासन करना आसान हो जाएगा। तो वह उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उसको आज के डेट में भी रिलेट कर सकते हैं कि आज की जो सरकार है उस सरकार का भी ऐसा ही मंतव्य है। वह सरकार भी कुछ इसी तरह से कार्य करने का प्रयास कर रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द इस देश से समाप्त हो जाए। और जैसे ही सांप्रदायिक सौहार्द समाप्त हो जाएगा तो हर कोई अपने अपने हित को साधने के लिए अपने अपने पसंद के खेमे में चला जाएगा। तो फिर शासन करना आसान हो जाएगा, फिर जो ताकत है वह बंट जाएगी। तो अंग्रेज 1905 से ऐसा चाह रहे हैं। और जब 1909 का सुधार अधिनियम आने की बात होती है तो फिर अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि चूंकि अब कांग्रेस का जो नरमपंथी और गरमपंथी धारा है तो उसमें से नरमपंथियों को खुश कर दिया जाए, और जो मुस्लिम लीग का सांप्रदायिकता वाला डिमांड है अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच जो झगड़ा है वह भी शांत नहीं होगा। और भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता प्रारंभ हो जाएगी। तो जब ये 2 चीज प्रारंभ हो जाएगी तो कांग्रेस की ताकत तो गरमपंथी और नरमपंथियों के वजह से ही आधी रह जाएगी, और जो आधी ताकत है उस ताकत को इस सांप्रदायिकता के जहर से समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस वजह से 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आता है। इस अधिनियम में क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद था तो उसके सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई।
इसमें से जो 37 सदस्य हैं, जो 37 सदस्य हैं, वह 37 सदस्य शासकीय संवर्ग से होंगे, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी होंगे, और जो 32 व्यक्ति बचेंगे वह गैर सरकारी होंगे। 37 सदस्य शासकीय संवर्ग से होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे, और जो 32 सदस्य होंगे वह गैर सरकारी होंगे। इस 32 सदस्य में से जो 27 सदस्य होंगे वह निर्वाचित होंगे, और जो 5 सदस्य होंगे वह वायसराय के द्वारा मनोनीत होंगे। 32 सदस्यों में से 27 सदस्य जो हैं वह निर्वाचित होंगे, और जो 5 सदस्य हैं वह मनोनीत होंगे। तो यह इस अधिनियम की प्रावधान था, या इस अधिनियम का बात था। इस अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण बात था, जो आपको याद रखना है, वह यह था कि इसी अधिनियम ने सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में हो जाती है। और यह किसको मिला? तो यह मिला मुसलमानों। अब मुसलमानों का जो निर्वाचन होगा, जो भी सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई है, उन सीटों पर मुसलमान ही खड़े होंगे, और उनको वोट देने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों के पास होगा। उस क्षेत्र में किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति उसको वोट नहीं देंगे। यह था पृथक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट। आज जो आप देखते हैं कि कोई सीट आरक्षित होता है, तो वह आरक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार के लिए होता है कि वहां से कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा, किस वर्ग विशेष का उम्मीदवार वहां से खड़ा होगा। वोट देने का अधिकार हर किसी के पास है, लेकिन यह जो निर्वाचक मंडल था, यहाँ पर खड़ा होने का अधिकार भी उसी वर्ग विशेष को था, और वोट देने का अधिकार भी उसी वर्ग विशेष को था। तो यह इस 1909 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, सबसे महत्वपूर्ण बात था, जिसको आप लोगों को याद रखना है। और जब हम फिर 1919 का अधिनियम देखेंगे, तो इसी निर्वाचक मंडल को फिर बाद के दिनों में बढ़ा दिया जाएगा। यह फिर दलितों को, सिखों को, कुछ अलग अलग वर्गों को भी इसमें हिस्सा दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारत की राजनीति में जो फूट प्रारंभ होता है प्रशासनिक स्तर पर, वह आपको यहां से दिखेगा। समाज में जो फूट था वह तो हमारा वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव जो तोड़ने का काम शुरू किया गया, तो वह आपको यहां से दिखेगा। तो इस 1909 के अधिनियम तक अब कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको कवर कर लेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग कल से जब मिले, कल नहीं, कल तो दिवाली है, तो हम लोग फिर 5 तारीख से जब मिलेंगे, तो फिर 1909 के 1919 का जो हम लोग अभी संघर्ष देख रहे हैं उसको देखेंगे हम लोग, असहयोग आंदोलन को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 1919 के अधिनियम पर वापस आएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।